पे आ गए कि सर रोने लगे, कोई उनके परिवार को खाना नहीं दे रहा था। और मेरे पास एक लड़कों की गैंग थी, यूथ थी, और मेरे साथ रह के किसी को पता नहीं, हमको बहुत डर लगता है लेकिन मेरे साथ रह के किसी को नहीं लगता। ये बड़ी अजीब बात है। हमको तो बहुत लगता है, तुम बंदूक लेके आओ स्कूल क्लास में, हम क्लास पढ़ा ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनको नहीं लगता, कहते हैं आप रहते हो तो बड़ी हिम्मत बंधी रहती। जैसे हम साइकिलिंग किए तो बब्बू यादव थे हमारे साथ लखनऊ के, तो 20-25 किलोमीटर चलाने के बाद बोले कि सर यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। हमको तो गए पेड़ पर डंडा तोड़ उसमें से 2-3 मारे, दर्द हो रहा है, चलो राधे कृष्ण कहते हुए चलाओ। 70 किलोमीटर चला रहा। अब मैं किसी को दर्द हुआ नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा सर, बाकी लोग उन्नाव पहुंचे सुंदर सिंह लोधी के घर में, बड़े अच्छे नेता सुंदर सिंह लोधी, सब लेट गए। पहली बार चलाए थे 70 किलोमीटर साइकिल, धूप और पसीना, ह्यूमिडिटी, लड़ोगे नहीं ना। साइकिलिंग का क्या पर्पस था? एक अटेम्प्ट बढ़वाना था आईएएस का, कोविड की वजह से। अच्छा, बढ़ जाएगा गवर्नमेंट ने मान लिया। आगरा में मुझे सीओ ने रोका, पुलिस वालों ने रोक लिया। सीओ ने बताया मुझसे कहा सर कुछ नहीं होने देंगे आपको, सरकार को ऑर्डर है कि आपको उठा लिया जाए पर आपको बंद नहीं करेंगे सर, आप निकल जाओ सर। मतलब उसकी भावना देखो तुम। महेश कुमार कहा सर कुछ नहीं करेंगे आप जाइए। जब मैं नोएडा पहुंचा तब वहां पुलिस को ऑर्डर था, 400-500 पुलिस वालों ने घेर दिया। हमसे उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये जितने लड़के आपके साथ हैं सब पे एनएसए लगा देंगे। एनएसए मतलब जिंदगी खत्म। कहा ऊपर से ऑर्डर है कि मास्टर को कुछ मत कहना, क्योंकि सबको बता दें कि अगर मैं इंडिया गेट पहुंच गया तब बवाल हो जाएगा। वहां इतने लड़के आ जाएंगे फिर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लड़के आएंगे तो आएंगे, लड़कियां, और किसको किसको मारूंगा। और मुझे सिर्फ अपने स्टूडेंटों को एक मैसेज देना था कि मैं सिर्फ बातें नहीं करता। जैसे लोग कहते हैं ना खड़े होकर बोलना बहुत आसान काम, लड़के भी दिखाएंगे, एग्जाम्पल देना पड़ता है ना। उसमें बहुत सारे लोगों ने गाली दिया, नेतागिरी कर रहा, अपना कैरियर बना ही रहे हैं। गलत क्या है इसमें? गलत क्या है? राम ने रावण को मारा लोगों को बचाने के लिए, अपनी बीवी को भी तो बचाया। दुष्ट का नाश किया रावण का, प्रजा को बचाया, ठीक किया। अपनी बीवी को भी तो बचाया, अपना भी तो इंटरेस्ट जुड़ा था। इनकी बीवी नहीं उठती तो इनको दूसरों का कष्ट पता ही नहीं चलता। तो हम जो कहानी शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत की, और डेली, पहले तो हर आदमी क्लास में बोलेगा, डेली आप अपना डाउट पूछेंगे यहीं क्लास में, बाहर कोई नहीं पूछेगा। जो भी आपका डाउट है बिना डरे, बिना परेशान में, कोई डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। हम आपको मौका देंगे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे, आप पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि यार ये बात समझ में नहीं तो साइड में उसे लिख लीजिए। फिर जब मैं बोलूं कि यार अब जिसको जो पूछना है वो पूछ ले, तो आप वहां पूछ लीजिए। तो आज का जो पूरा इतने देर तक का क्लास था, उसका मोटिव, उसका जो कोर था, कोर वो ये था कि ध्यान से शुरू करेंगे और समझदारी पर ले जाएंगे। समझदारी को डेवलप करना है, यह है कोचिंग का मुख्य उद्देश्य। बहुत सारे लोग दिल्ली गए, सीख ही नहीं पाए ये चीजें, नहीं सीख पाए, नहीं सफल हुए। तुम यहीं बैठ के सफल हो सकते हो। कोई काशी और अयोध्या और मक्का जाके कोई मुसलमान नहीं बनेगा या हिंदू नहीं बनेगा। तुम यही ईमान पैदा कर लो, तुम यही मुसलमान हो। जो कोर थिंग है, कोर वो पकड़ो। देवघर जाएंगे तो बाबा शिव हमको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, जाइए अगर आपकी क्षमता है, बिल्कुल जाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं जाएंगे तो भगवान शंकर आपको नहीं मानेंगे। अगर आप संसार का कष्ट हर कर संसार की सेवा करते हैं, ये शिव का सिद्धांत है। अगर आप इस पे चलते हैं
ये शिव सूत्र है कि अगर आप संसार का कष्ट हरने की क्षमता रखते हैं, आप इतने ताकतवर हैं कि लोगों का कष्ट हर सकते हैं आप, और आप इतने ताकतवर हैं कि लोगों की मदद कर सकते हैं आप। तो आप शिव के प्रिय हैं आप। और अगर आपकी क्षमता है आप देवघर भी चले गए तो ठीक है, पर ऐसा नहीं कि वो अगर आप नहीं जा पाए तो आपको निग्लेक्ट करेंगे वो। नहीं, आप काम तो उनका कर ही रहे हैं ना। रिलीजन दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। हर आदमी को धार्मिक होना चाहिए, और सारे रिलीजन समान है। मार्क्स ने तब भी रिलीजन को अफीम कहा। कभी कभी आप गुस्से में ना गाली देते हो, जैसे अम्बेडकर कहते हैं ना कि इफ द थिंग कैन नॉट बी अमेंडेड इट शुड बी एंडेड। अगर कोई चीज सुधर नहीं सकती उसको खत्म कर दो। ब्राह्मण धर्म बुरा नहीं है, अच्छा है, उसकी कुरीतियां बुरी हैं। तो जब उन्होंने देखा कि कुरीति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो बोले ब्राह्मण धर्म ही छोड़ दो, तो बौद्ध हो गए। धर्म ने बहुत शोषण किया लोगों का, आज भी कर रहा है। धर्म ने नहीं किया, पुरोहितों ने किया। धर्म किसी का शोषण नहीं करेगा। तो गुस्से में कह रहे हैं अफीम है, अमृत भी है अगर समझ जाओ तो। दोनों बातें, जैसे धर्म ग्रंथों ने कहा स्त्री नरक का द्वार है, अगर उसको भोगने की कोशिश करोगे तो है। जब तुम किसी को यूज करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। किसी भी लड़की को तुम इज्जत देके देखो और ताकत के साथ, वो तुमको 10,000 गुना इज्जत देगी। तुम करके तो देखो ताकत के साथ, कमजोरों की इज्जत दोगे तो वो मजाक उड़ाएगी तुम्हारा, तब तुम मिर्जापुर के राजा हो जाओगे। ताकत के साथ। दो ही चीजें स्त्री को पसंद है, एक ताकत और एक इज्जत, बाकी उसे कुछ पसंद ही नहीं। इसलिए तो पार्वती जी शिव जी के साथ रहती है। कहां जीन्स पहने, कहां रे बैन का चश्मा लगाए, ताकत है। बीबी ने कहा मकान बनवा दो, सोने का महल बनवा दिए। यहाँ सोने का हार देना जिंदगी भर मुश्किल हो जाता है। बीवी पार्वती जैसा होना चाहिए, तो वो हो जाएगी ना। तुम शंकर जी जैसे बनो तो तुम शंकर जी जैसे बनो तो दोनों को होना चाहिए। बिल्कुल। जिस दिन तुम शिव हो जाओगे, वो देखो माधुरी को, सीएम की बेटी पार्वती है, शंकर बना दे रही है। सोचते हैं कि जब तुम इतने दबंग आदमी किसी को भी गरिया देते हो, अदा देखो सीएम के सेक्रेटरी को कहता पटाख के मारेगा भी तुमको यहीं पे। सीएम का सेक्रेटरी आनंद गिर पड़ता उसके ऊपर हल्का से, कहता सॉरी, कहता साले निकाह के बहुत मारेंगे यहीं पे। और दीदी वेट कर रही थी, दीदी से कहते फोन करने के लिए, तुम काहे कर रहे हो? तो वो लड़की को देख रही उन चीजों को, किसी का नोट ही नहीं है। ये तो बंदा किसी से डरता ही नहीं। तुमको उसके अंदर बुराई दिखती होगी, उस लेडी को उसके अंदर उसकी बड़ी बड़ी अच्छाइयां दिखाई पड़ी। सीजन में आईएएस भी बनने बोल रहा था उसको। हाँ, कह रहा था आईएएस बनो, जाओ आईएएस बनो। तो वो देखने का नजरिया है, और देखने का नजरिया अगर अच्छा हो जाए, अरे तो तुमको महान बनाने से कोई बचा ही नहीं सकता। बस एक और चीज बदल लो, नजरिया। स्त्री जा रही सड़क पे, बहुत खूबसूरत स्त्री, देखो, ये भी नहीं कि आंख बंद कर लिए, आओ नहीं नहीं लड़की नहीं देखते, देख ले बदतमीज, देख ले, अच्छी है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी निगाह से देख लो। अपने घर में भी तो स्त्रियां हैं, जब तुम उन्हें अच्छी निगाह से देख सकते हो तो उसे देखने में क्या करे। और तुम्हारी निगाह से तुम्हारे हार्मोन रिलीज होते हैं, तो अगर तुम स्त्री को बुरी निगाह से देखोगे, हर पल तुम्हारा हार्मोन रिलीज होगा। इसलिए तो हम लोगों को बहुत वीक है इस वक्त अंदर से, क्योंकि नजरिया खराब हो गया। तो अपने घरों में सुनो, बाबा थे वो 100 साल हो जाते थे, भैंस पटक दिया था उठा के, तो वो ताकत कहां से थी? वो इंटरनल ही थी। और तुम खुद उस ताकत के रिजर्वॉयर हो। चेक करो, बहुत थके हो, दिन भर कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, धीरे धीरे चल रहे हो,
कुत्ता दौड़ा लिया, भाग 80 की स्पीड पे, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी थी ना अंदर। ध्यान है उस एनर्जी को एक्टिवेट करने का तरीका। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, और उससे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे। एक छोटा सा डाउट है, जैसे एक मिनट पूरा कर लें, डाउट लिख लिया करो और सारे क्वेश्चन पूछो, और जो क्लास से अलग डाउट है, पर्सनल है, वो क्लास के बाहर पूछो, उसे क्लास में मत पूछो, उससे क्लास का टाइम जाया होगा। तो जो तुम्हारे पर्सनल क्वेश्चन है वो तुम बाहर पूछ लो, जो तुम्हारे पढ़ाई से संबंधित प्रश्न है वो तुम अंदर पूछ लो, ठीक है ना। अब प्राचीन भारत की जो कहानी शुरू होती है, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया मेन कहानी, द मेन स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम वैदिक पीरियड। जो मेन कहानी है वो वैदिक पीरियड से शुरू होती है। और सुबह नाश्ता करके आना हल्का सा, खाने का और पढ़ाई का बहुत संबंध है। 15 अंडा खा लिए, 5-10 रोटी खा लिए, 2 गिलास दूध पी गए, तो सारा खून यहां चला आएगा। फिर ऐसे ऐसे करो क्लास में, तो 1 गिलास दूध पी लो, 2 रोटी खा लिए, चल जाए, मरोगे नहीं, इतना याद रखो। पहलवानी नहीं कर रहे। दिल्ली में क्लास में लड़के जब 2 बजे की जो क्लास होती है बड़ी खतरनाक होती है, इतना दाल, इतना चावल डाल खा बैठे क्लास में। वैदिक पीरियड मैंने अभी आपको बताया, और लेटर वैदिक पीरियड, और उसके बीच में सबसे बड़ी घटना है 1000 BC, डिस्कवरी ऑफ आयरन। इसी ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। दिस इंसिडेंट हैज गिवन अ न्यू डायरेक्शन टू इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो यहीं से भारत के इतिहास को एक नई दिशा, न्यू डायरेक्शन। कैसे? यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए कि कैसे। जब भी कोई चीज करिए ना तो वहां खुद से क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए कि आखिर ये न्यू डायरेक्शन कैसे। तो वो ऐसे कि यहां पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का जन्म हुआ, और इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने पॉलिटी को बदल दिया, सोसाइटी को बदल दिया, रिलीजन को बदल दिया, और आज तक वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, ठीक। वो जो बदलाहट हुई उसके तत्व एलिमेंट्स आज तक मौजूद हैं। इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में फिर एक चीज जुड़ गई, और उससे एक नए युग की शुरुआत हुई 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी। इस पीरियड के कई नाम हैं, जैसे इस पीरियड का एक नाम है बुद्ध काल, बुद्धा पीरियड, क्योंकि यहाँ का जो मेन पर्सनालिटी है वो बुद्ध है। इस पीरियड का एक नाम और है सूत्रा पीरियड, क्योंकि यहाँ लेखन का राइटिंग स्किल की शुरुआत हुई। ये सारे नाम है, लेकिन सिर्फ महाजनपद पीरियड, क्योंकि यहीं पे महाजनपद पैदा हुआ, बड़े बड़े स्टेट्स पैदा हुए। अब ये परिवर्तन क्यों हुआ? इसका मेन फैक्टर क्या था इस परिवर्तन का? इसका मेन फैक्टर ये था, यहाँ 2 घटनाएं घटी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो थी, यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस पैदा हो गया, कृषि अतिरेक, एग्रीकल्चरल सरप्लस। मतलब 2 आदमी खेती करेंगे, लेकिन वो इतना पैदा करेंगे कि 1000 लोग खा सकें। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास। यस, रोपाई तो तुम लोगों से अच्छा कौन जानता होगा? रोपाई पता है? बारिश में जब खेत भर जाते हैं पानी से, तो वो धान के हाँ बीज बैठा जाता है, वो रोपाई, वो यही पैदा हुई रोपाई प्रणाली। इसमें सारे बौद्ध ग्रंथों में उस प्रणाली का उल्लेख है। तो यहाँ पे एक नई चीज पैदा हुई, सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण। क्या वर्ड्स में जो है ना इंग्लिश में बोलूंगा, इतनी इंग्लिश तो सबको पता है ना। सेकंड अर्बनाइजेशन,
फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली, इंडस वैली से पहला अर्बनाइजेशन इंडस, वो भी मैं बताऊंगा। सेकंड अर्बनाइजेशन 6th सेंचुरी BC, नगरों का उदय, नगरों का। अब इस पे मैं चर्चा करूंगा वाई, आखिर ये सिटीज क्यों बता। यहाँ तुम्हें कोई शहर नहीं मिलेगा, एक शहर बताओ ऋग्वैदिक काल में, नहीं है। यहाँ तुम्हें इतने शहर मिलेंगे, राजगीर, वैशाली, पावापुरी, काशी। अब ये पैदा हो गया सेकंड अर्बनाइजेशन, इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई। E इज इक्वल टू ई, बड़ा बड़ा फॉर्मूला है ये। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, अर्थव्यवस्था साम्राज्य की मां है। मुन्ना, लाला, अखंडानंद, ये सारे अर्थव्यवस्था के पीछे ही तो पड़े हैं। इमरान चाचा इज्जत के पीछे पड़े हैं, लड़ वो भी रहे हैं लेकिन इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। देखो इमरान चाचा भी लड़ रहे हैं और गुड्डू पंडित भी लड़ रहा है, लेकिन सबको इकोनॉमी की चिंता है। अफीम के खेत, समझदार आदमी लड़े, लड़ने को भाई, लड़ाई से तुम भाग नहीं सकते हो। जब तक इस दुनिया में हो तब तक तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अगर तुम लड़ाई से भागे तो चपरासी हो जाओगे। लेकिन लोग बहाना बना लेते हैं कि नहीं, आदमी को नहीं मारना चाहिए, भगवान जो है नर्क में डाल देता। भगवान का और कोई काम नहीं है, काय नर्क में डालेगा? हाँ, तुम्हें नर्क में डालेगा वो अगर तुमने किसी को अनायास मार दिया। सब्जी के ठेले पे गए सब्जी लेने, तुमने उससे कहा थोड़ी धनिया दो, उसने नहीं दिया, तुम गोली मार दी उसको, तब तुम नर्क में जाओगे। ये नर्क जाने वाला काम है। लेकिन तुम्हें सड़क का टेंडर लेना है, रांची से पटना 500 किलोमीटर, 5,000 करोड़ की टेंडर है, और तुम ठेका लेने गए, गोली चल गई, 40 लोग मर गए, ठेका तुम्हें मर गया, मिल गया। वो हत्या नहीं, वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब तुम IPS हो गई, दाऊद इब्राहिम तुम्हें मिल गया कहीं अकेले में, उसने कहा देखो बहन जी, हमारे भी 10 लड़के हैं, 4 बीवी हैं, परिवार है हमारा बहन जी, और तुमने उसे छोड़ दिया, फिर तुम मारी जाओगी। उसको बैठाओ कि पता नहीं चलेगा, आराम से बैठ, तेरे बच्चों को हम संभालेंगे। अगर वहां तुमने कह दिया कि नहीं नहीं, हम तो जैन हैं, अहिंसा हमारा धर्म है, ये कहने के लिए है। तुम देखो दुनिया में हर आदमी ड्यूअलिज्म का शिकार है, द्वंद्व का। मैं पता क्यों? जो पढ़ाई होती है स्कूल तक, वो बड़ी सैद्धांतिक होती है, और दुनिया है व्यवहारिक। तो जो सिद्धांत को दिल में बिठा लेता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो भिखमंगा हो जाता है। जिसने झूठ का अस्तित्व ही खत्म कर दिया वो भगवान है। बुद्ध है, वो मानते नहीं, वो बुद्ध है, उनके पास ईश्वर है, अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर रिक्शा वाला झूठ नहीं बोलेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक दिन जरूरी है। लोग कहते भैया हम झूठ नहीं बोलते, बोल नहीं पाओगे। सच बोलने में कौन सी कला है? सूरज चमक रहा है, सच है, उसमें क्या साबित करना है? सूरज नहीं चमक रहा है, जबरदस्ती बोलते, ये साबित करना पड़ेगा। और जितने लोगों को साबित करा ले जाओगे वो सब तुम्हारे भक्त हो जाएंगे। अरे अरे भैया, भैया ने तो क्या बताया कि दिन में कितना अंधेरा रहता है, हम लोग देख ही नहीं पाते। इसलिए झूठ बोलना एक कला है। नहीं, ललित को देखो, मासूम लड़का है, मासूम है वो, इग्नोरेंट। कहता जैसे मकबूल हमारा राइट हैंड है, ऐसे तुम मुन्ना के राइट हैंड हो। चढ़ाता है, कहता लखनऊ चलोगे सीएम से मिलने? हाँ भैया जी। कहाँ जा रहा तुम सीएम के पास? सेल्फी लेना, सेल्फी में मारे गए ललित भाई, ये सेल्फी लेने गए। और उनकी बदतमीजी देखो, औरत से जाके खड़ा है, बदतमीजी कर रहे हैं। कितना तनख्वाह पाती हो? आओ हमारे मिर्जापुर। तुम्हारी मौसी है मेरे को, उसको मिर्जापुर ले जा रहा हूँ। क्यों ले जा रहा हूँ मिर्जापुर?
अचानक कह रहा कि नहीं नहीं, उसमें बोलिए, बात करिए, और कुछ पूछिए। दूसरे की ताकत पर कहीं मत जाओ, जहां जरूरत ना हो वहां कभी मत जाओ। अखंडा कहता है कि नहा के आना, क्योंकि मरने से पहले आदमी को नहलाया जाता है। उसकी कुछ समझ में नहीं आया। कहता नहीं नहा धो के आना। अरे भैया आएंगे तो नहा धो के आएंगे, कहने की जरूरत क्या थी? तुम 10 बार मिर्जापुर देखते तो भी सब चीज नहीं निकालते हैं। अभी मिर्जापुर में मैं क्रिटिकल एनालिसिस की किताब लिखने जा रहा हूँ। ऐसे देखा जाता है मिर्जापुर। तो तुमको तो नुकसान कर रही है, तुम्हारा तो 4 घंटे खा गई होगी, मुझे बहुत फायदा किया उसका। बेचारा फिर देखेगा जाके। नहीं बिल्कुल देखो, एकदम देखो, कोई बात नहीं, सभी देखो। हम लोग क्या कह रहे हैं, किसी एक आदमी की बात है, सब लोग देखो, लेकिन अब इस एंगल से देखो। पीरियड देखी, कितने अच्छे अच्छे मैसेज हैं उस मूवी में। कहता मैं जानता हूं कि आप पढ़ा तो मुझसे अच्छा लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ाते कैसे। मस्त आदमी है, बहुत मूवी मुझे पसंद आई। तारे जमीन पे देखो, क्या मैसेज है उस मूवी का। किसी को तुम डिमोरलाइज नहीं कर सकते। किसी की कमी बताना एक अलग बात है, किसी को डिमोरलाइज करना। जैसे मैंने तुमसे कहा कि देखो तुमने मॉडर्न इंडिया सही तरीके से नहीं पढ़ी, ये तुम्हारी कमी बताना हुआ। या मैंने तुमसे कहा तुम कभी आईएएस बनोगे नहीं, ये डिमोरलाइज करना। और जो डिमोरलाइज करे उसको मारो जरूर। मार ना पाओ, गाली देके भाग जाओ। गाली देके भाग नहीं सकते तो गाली चिट्ठी लिख के डालो उसको। ईंटा मार दो, उससे कार का शीशा टूट जाए। जो भी तुम्हें डिमोरलाइज करे उसको जीने मत दो। चिट्ठी तो अननोन लिख ही सकते हो ना, लिख दो, किसी दूसरे आदमी से लिखवा के उसे घर में डालो। उल्टी सीधी बातें लिख दो कि तुम्हारी बीवी का अफेयर किससे चल रहा मुझे पता है। उलझ जाएगा वो। बीवी का अफेयर, बीवी के बारे में मत लिखना, ऐसे काम मत कर। कुछ और ही लिख दो उल्टा सीधा। उसको कस दो, उसके परिवार के किसी को मत दो, उसको दो। फिर वो बिजी हो जाएगा कि कोई मुझे उलझा रहा, तुम पढ़ो चुपचाप बैठो। खलनायक पिक्चर देखी संजय दत्त की? देखना, बहुत मारते पुलिस वाले जेल में। तो कहता है कि 9 अक्टूबर रात में 9 बजे बल्लू बलराम जेल तोड़ के भाग जाएगा। तो पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करने लगते हैं, दीवार वाली कराते हैं, वो पूरा ग्रिल वगैरह लगाते हैं। तो 10-12 दिन वो पूरी तैयारी करते हैं उसे बचाने की। फिर वो 9 अक्टूबर को आते हैं रात में 10 बजे। कहते हैं बल्लू जी हम आपके भागने का वेट कर रहे हैं। तो कहता मैं सोचता था कि तुम्हारी बुद्धिमानी पे सरकार ने तुम्हें इतना बड़ा पद दिया है, लेकिन तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें छोटी सी धमकी दी और तुम धमकी में आ गए, और फिर तुम मुझे बचाने का प्रयास करते रहे, और मैं सुनता रहा। यहाँ शराब पी के लोग नाली में पड़े हैं, वहां एक आदमी है शराब पी के पड़ रहा है। क्योंकि जो काम ध्यान करती है वो शराब भी करती है, लेकिन शराब का नुकसान बहुत ज्यादा है, किडनी भी खराब करा देती है। ये तुम्हारा सबकॉन्शियस शांत कर देती है, वो जिसको तुम ध्यान से शांत करना चाहते हो। इसीलिए शराब की इतनी वैल्यू है दुनिया में। हर आदमी परेशान है, और जो जितना बड़ा गरीब है वो उतना बड़ा शराबी भी हो सकता है। इसलिए गरीबों को शराब से बहुत दूर रहना चाहिए। उसके घर में चुनौतियां बहुत होती हैं। 4 बेटी हैं, बड़ी हो गई हैं, उनकी शादी करना है, और उसी में अगर किसी ने एक घूंट पिला दिया तो वो बेचारा 4 घंटे के लिए मर गया। बस वो सड़क वो गलत नहीं है। जैसे आप कभी देखते होंगे कोई सड़क के किनारे पड़ा शराब पी के, तो आप बड़ा गाली देते हो, नालायक है, बदतमीज, शराब पीते हैं। कभी उसकी जगह पे जी कर देखो। कभी तुम उसकी जगह पे जी कर देखो। आज लड़कियां शराब पीने लगी, लड़कियां दारू पीने लगी, लड़कियां सिगरेट पीने लगी, क्योंकि अब लड़कियां भी बाहर निकलकर काम कर रही हैं। जितना प्रेशर एक लड़के को काम करके है उतना उनको भी है।
जितना प्रेशर एक लड़के को है ना कि कंपनी ने टारगेट दे दिया 10 लाख का, लड़का सिगरेट पी रहा है कि मेरे को प्रेशर बहुत है, और लड़की मजा ले रही है उस प्रेशर का, वो भी परेशान है। और निकोटीन तुम्हारे ब्लड फ्लो को स्लो कर देता है, तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें राहत देता है। कि जितने भी नशे हैं ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को मार देते हैं कुछ समय के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। तो वो जो 5 घंटे तुम कोमा में रहते हो वो तुम्हारा आनंद का टाइम होता है, तो तुम कहते हो बड़ा मजा आया, बड़ी डीप स्लीप आई। वही चीज तुम ध्यान से भी कर सकते हो। इसलिए इस्लाम कहता है कि जब ध्यान का ऑप्शन तुम्हारे पास है नमाज का, तो उसको कर लो। और सारे धर्मों ने ध्यान का ऑप्शन दे दिया कि आप कर लो। तो जब तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन है तो गलत ऑप्शन ऑप्ट करने की क्या जरूरत है? इकोनॉमी क्या है? मदर है किसकी? एम्पायर की। तो यहीं पे तुम देखोगे मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। ठीक। अब लड़की जो है वो बहुत सुंदर है और 10,000 करोड़ की मालकिन है। सुनना गौर से, लड़की, तुम दोनों लोग इस सवाल का जवाब दोगे। लड़की बहुत खूबसूरत है और 10,000 करोड़ की मालकिन है और उसका आदमी मर गया, क्या होगा? लो यार, क्या होगा? तो खुद रानी बन जाएगी। ऑप्शन तो है ही, उसके बाद क्या होगा? सर को रानी बन जाएगी। रानी तो बनेगी बेटा, है। लेकिन उस समय जब स्त्री को आजादी नहीं दी, पावर हो जाएगा सर उसके पास, तो बाकी पुरुषों की निगाह उसके ऊपर जाएगी कि अगर ये स्त्री मुझे मिल जाए तो एक तो खूबसूरत, ऊपर से 10,000 करोड़। तो यही पे तुम देखोगे विदेशी आक्रमण, पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल। यहीं पे तुम देखोगे हिंद यमन, इंडो ग्रीक्स, मेनेंडर, हिंद यमन राजा है ना। फिर इंडो ग्रीस के बाद कौन आया? पार्थियन, क्योंकि हस्बैंड मर गया। कौन हस्बैंड? मौर्यन एम्पायर। बात कनेक्ट हुई? यस। तो क्या हुआ कि विदेशी आक्रमण, क्योंकि हमारा जो घर है वो स्लम एरिया के हमारे घर के चारों तरफ स्लम एरिया है। ये अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब भिखमंगों के देश हैं। और अगर तुमने स्लम एरिया में एक मार्बल का महल बनवाया 2 बीघे में, और तुम्हारे पास रोल्स रॉयस और ऑडी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी और हेलीकॉप्टर है, तो जिस दिन तुम कमजोर पड़ोगे इस अगल बगल के लोग तुम्हारे घर में कूदेंगे। इसीलिए भारत के इतिहास में विदेशी आक्रमण एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यंस आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए, ये सब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये सब सोने की चिड़िया है। आज भी है सोने की चिड़िया। इस देश से 1 साल में गरीबी दूर हो जाए, बस इस देश के लोग नेता फिर से चुन ले अंबेडकर की तरह, पटेल की तरह, मौलाना आजाद की तरह, एपीजे कलाम की तरह। अगर उस तरह के नेता फिर आ जाएं, मैंने कहा ना बर्लिन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री है राम मनोहर लोहिया की, और वो कहां सोते हैं? ऑफिस के बेंच पे। पैसा नहीं है। उस समय के लोग जो पढ़ने विदेश जाते थे उनको कैसे पॉसिबल होता था? नहीं, वो अच्छे खाते थे लोहिया, और स्कॉलरशिप मिलती थी ना। नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता हुए जिनका शिक्षा विदेशों में हुई। हाँ, उस समय जैसे अंबेडकर साहब को राजा साहब ने दिया पैसा, फाइनेंस किया। जिसको भी लगता था कि यार ये आदमी भविष्य में कुछ कर सकता है। आज भी तो मिलता है। हमको 2-3 पार्टियों ने ऑफर दिया कि आप स्पोक्स पर्सन बन जाइए हमारी पार्टी में, 22 का इलेक्शन लड़ जाइए, 24 का इलेक्शन लड़ जाइए। क्योंकि लोगों को लगने लगे यार बोल भी अच्छा लेता है, भड़का भी लेता है, नॉलेज आई है, और ग्राउंड में उतर के खेलता भी है। सर आप अभी इलेक्शन लड़ने वाले हैं? लड़ेगा बिल्कुल, वैसी बातें कर रहे हैं। तो वो जिंदगी में खुराफात चलती रहनी चाहिए।
जैसी का तो ये नहीं कि शादी कर लिए 2 बच्चे, शादी भी करो, एकदम करो, समाज के हर मान्यता को मानो, समाज को मत तोड़ो। समाज में जब तुम जाओ तो सामाजिक बन करो, शराब नहीं पीनी चाहिए और तुम स्प्राइट के बोतल में 2 घूंट मार लेते हो, जो भी शराब पिए फांसी पे चढ़ा दो तो तुम राजा। अगर तुम जो बोलते हो वो तुम करते हो तो तुम संत, और जो तुम बोलकर नहीं कर पाते हो तो आम आदमी। लेकिन जो तुम बोलते हो कर लेते हो तो तुम राजा। नहीं कर पाते और तुम जो, और राजा कौन? देखो अखंडानंद वगैरह बाहर निकलते, देखो माधुरी को कैसे बोलती है, हम भयमुक्त समाज करेंगे, और जिसकी गाड़ी में बैठ के आई उसमें अवैध असलाह रख, तभी तो कहता है। इसीलिए उस पार्टी में जो चुनाव चिन्ह रखा गया आम, कि चूसे जाओगे बेटा हमको वोट दोगे तो चूसे जाओगे। स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छा लिखा है। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत जबरदस्त उस आदमी ने लिखा है, और क्या प्रेजेंटेशन दी है लोगों ने, बहुत बढ़िया। खैर